नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे शिक्षा से संबंधित कंटेंट चलाया जा रहा है। हिंदी व्याकरण टॉपिक चल रहा है, शुद्धिकरण टॉपिक। अगर जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उससे आप वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करना। और यहाँ हमने जो चला रखा है वो हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास 11th-12th में जो पुस्तक लगती है और यहाँ उसका वाचन किया जा रहा है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो पढ़ें। और यहाँ सिर्फ वाचन किया जा रहा है और जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ बताया जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ वाचन करते हैं। आज से हमारा टॉपिक चल रहा है आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो पीछे हमने इनका सांस्कृतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव हमने पढ़ा था। अब हम आदिकाल में प्रवेश कर लिए हैं तो आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। आदिकाल की पृष्ठभूमि संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य के अपार भंडार है। उसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य जन के लिए कठिन हो रही थी। इसीलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंचे गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। अब पूछ सकते हैं अपभ्रंश का काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं वह संस्कृत निष्ठ शब्द वावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ किया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की विवेचना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा पर परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी। लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा था। अपभ्रंश का रूप निखर रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों यानी विशेषताओं तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों से बंधन से मुक्त हो गया था। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और कहीं वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस के भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राज्याश्रय, धर्माश्रय तथा लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, गणपति चंद्र जी ने बताया है कि भाई 10वीं शताब्दी तक साहित्य कैसा रचा जा रहा था? राज्याश्रित, धर्माश्रित, लोकाश्रित, यानी राजाओं के लिए, धर्म के लिए और लोगों के लिए रचा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय साहित्य संक्रमण काल चल रहा था, तो पूछ सकता है कि साहित्य का संक्रमण काल कौन सा है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियां एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोकरंजन के साथ साथ लोक रक्षक का काम कर रही थी। राज्याश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इनको रासों का नाम दिया तथा आध्यात्मिक और वीर रस के तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार है। देखो यहाँ ये पंक्तियां हैं दी हुई है और एग्जाम में सीधी सीधी लेके पूछते हैं कि यह पंक्तियां किन कवि की है। तो यहाँ वाचन किया जा रहा है, आप ध्यान से सुनना। यह है सरहपाद की पंक्ति है पहली। नाद न बिंदु न रवि न शशि न मंडल, ची राह सहाबे मुल्लक, अजू रे अजू जाडी माँ तेहू रेबक, निहई वो ही जान जहुए लंक। तो ये पूरी पंक्ति याद नहीं रहती है। यहाँ सर है तो सर को क्या है? नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, तो ये ध्यान कर लेना, ठीक है। और दूसरी पंक्ति है सारंगधर की। हमीर कज जज्जल बही फोहानल, यह मही जुलहू सुलितान शीस करवाल दह तजी कलेवर दी चलऊं। तो यहाँ एक दो आप कंटेंट पकड़ लेना, जैसे सारंगधर, हमीर, ऐसे ध्यान रख लेना। साह याद कर लेना, जैसे साह यहाँ से ले लेना, है यहाँ से ले लेना, जैसे भी आपको
सही लगी। विद्यापति की पंक्ति है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति बेल, से हो मधु बोल, श्रवणहि सुनल, श्रुति पत परस न मेल। ये पंक्तियां विद्यापति की है। आदिकाल के इन समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। तो यह लाइन सीधी आती है कि भाई हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की कौन सी शताब्दी मानी जाती है, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी में। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार अपभ्रंश को बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई। इस समय का साहित्य प्रतिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखार रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हुए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम काल विभाजन और नामकरण स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कंटेंट एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नमस्कार।